हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज ऑफ सिटी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान सभा से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि संविधान सभा का गठन कब किया गया, इसके कार्य क्या थे और इतिहास में संविधान सभा की डिमांड पहली बार कब की गई थी। इस वीडियो में मैंने संविधान सभा से रिलेटेड सभी थ्योरी और एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन को कवर किया है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि इस टॉपिक से अगर कोई परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आता पूछा जाता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई। तो दोस्तों, इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो ऐसा है कि जो हमारा संविधान सभा है उसका गठन यद्यपि तो 1946 में हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका गठन अचानक हो गया। इतिहास में भी समय समय पर संविधान सभा की मांग की जाती रही है। कई लोगों द्वारा संविधान सभा की मांग समय समय पर की गई और सबसे पहले जिसके द्वारा मांग की गई वह थे तिलक जी। इन्होंने अपने 1894 और 95 में अपने स्वराज विधेयक में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। दूसरे नंबर पे सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद महात्मा गांधी ने अपनी हरिजन पत्रिका में कहा कि जो भारतीय संविधान है वह भारतीयों द्वारा निर्मित किया जाएगा, अर्थात इनडायरेक्टली इन्होंने भी संविधान सभा की मांग की। जिसके 2 साल बाद अर्थात 1924 में स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा की मांग को दोहराया। अगला क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। इसका सही आंसर है एम.एन. राय द्वारा। तो 1934 में एम.एन. राय द्वारा औपचारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की गई। तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1894 में मांग की थी। उसके बाद 1922 में गांधी जी ने, उसके बाद 1924 में स्वराज विधेयक में भी मांग की गई। इसके बाद 1934 में एम.एन. राय द्वारा, जिनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय है, इनके द्वारा भी औपचारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1936। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग फैजपुर हुए अधिवेशन में रखी गई। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो इसमें 1936 में जो फैजपुर का अधिवेशन हुआ था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की और उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा होगा उसका निर्वाचन जो होगा, जो मतलब चुनी जाएगी, वह वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी जाएगी। और जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया, क्योंकि उसी बीच 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। तो अंग्रेजों को मतलब भारत का सहयोग चाहिए था और वे ये जानते थे कि मतलब अगर हमें भारत का सहयोग चाहिए तो हमको इनको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो इसीलिए उन्होंने भारत द्वारा जो संविधान सभा की मांग की जा रही थी उसको स्वीकार कर लिया और 1940 में 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों द्वारा एक अगस्त प्रस्ताव लाया गया जिसमें संविधान सभा के गठन की मांग की गई, लेकिन जो भारत को था डोमिनियन मतलब स्टेट का दर्जा देने की बात की गई। तो कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को इंकार कर दिया। भारत जो कि कांग्रेस थी उसने सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी और अब ये इनकी जो मांग थी ये डोमिनियन स्टेट का दर्जा नहीं चाहते थे, ये पूर्ण स्वराज चाहते थे। इसीलिए अगस्त प्रस्ताव को डिनाई कर दिया गया, यानी अस्वीकार कर दिया गया। जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा 1942 में क्रिप्स योजना लाया गया।
इस योजना में भी भारत को मतलब ये कहा गया कि जो द्वितीय मतलब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, इसके समाप्त होने के पश्चात भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। जो इसके जो अध्यक्ष थे वह स्टेफर्ड क्रिप्स थे, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी मना कर दिया। और मना इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें भी जो भारत को जो डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की गई थी, यानी पूर्ण स्वराज देने की बात नहीं की गई थी। और ये भी कहा गया था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तब संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो कांग्रेस ने मना इस बात को लेकर कर दिया कि अगर संविधान सभा का निर्माण करना ही है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यों करें, अभी क्यों नहीं किया जा रहा है। तो इसीलिए कांग्रेस ने इसको मना कर दिया। और इसी समय एक और पार्टी थी, मुस्लिम लीग ने भी इसको मना कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वे मतलब अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी। और जो क्रिप्स मिशन था इसमें मुस्लिम लीग के लिए कोई भी पाकिस्तान के निर्माण की बात कही नहीं गई थी। तो इस तरह इन दोनों प्रस्तावों को इनकार कर दिया गया। और इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके तहत भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। हुआ ये कि मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो विंस्टन चर्चिल थे वे मतलब सत्ता से बेदखल हो गए। वहां पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली थे वे मतलब प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए, और जो विंस्टन चर्चिल थे वो चुनाव हार गए। तो जो क्लीमेंट एटली थे उन्होंने मतलब भारत को मतलब एक तरह सत्ता हस्तांतरण करने के लिए और भारत को मतलब सत्ता हस्तांतरण करने के लिए और भारत में संविधान सभा के गठन करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का निर्माण किया, जिसका नाम जो था वो कैबिनेट मिशन था। और उसको 1946 में भारत में भेजा कि जाके वहां की परिस्थितियों का पता लगाए कि भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जा सकता है या नहीं, और यहाँ के राजनेताओं से सलाह मशवरा ले। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका सही आंसर जो है वह है कैबिनेट मिशन योजना। तो संविधान सभा का गठन अंग्रेजों द्वारा गठित कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत मतलब कैबिनेट मिशन जो था 1946 में भारत आया, और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीयों को एक संविधान सभा बनाने का प्रयास करने का मौका मिला। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो जब जो एक कैबिनेट मिशन आया तो 1946 में भारत आया, और इसी के द्वारा ही भारतीयों को संविधान सभा बनाने की कह सकते हैं कि मौका मिला। अगला क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए है सर स्टेफर्ड क्रिप्स, बी है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, और सी है लॉर्ड एमरी, और डी है एवी अलेक्जेंडर। तो इसका जो सही आंसर है वो लॉर्ड एमरी है। तो जो कैबिनेट मिशन था उसके 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस उसके अध्यक्ष थे, और 2 अन्य सदस्यों में सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। और एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा, जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो उस टाइम ब्रिटेन के जो राजा थे वो जॉर्ज 6 थे, 1936 से 1952 तक रहे। और जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने ही इसे भारत में भेजा था। क्लीमेंट इटली का जो कार्यकाल था वो 1945 से लेकर 1951 तक था। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निश्चित किए गए थे? तो इसका सही आंसर है 389। तो दोस्तों जो कैबिनेट मिशन भारत आया था उसने संविधान सभा में सीटों की जो संख्या थी वो 389 निर्धारित की। और ऐसा उसने क्यों किया? तो उसने प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया था कि भारत में जो उस समय भारत की जनसंख्या थी वो लगभग 39 करोड़ थी। तो इसीलिए उसने प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट को निर्धारित किया, और जिसके बाद जो सीटों की कुल संख्या हुई थी वो 389 हुई थी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से मतलब आई थी, और 93 जो सीटें थी वो देशी रियासतों की थी। और 296 जो ब्रिटिश प्रांतों से थे उसमें भी 292 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे, और जो 4 सदस्य थे वो अन्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। उस टाइम जो चीफ कमिश्नर क्षेत्र का मतलब होता है जैसे वर्तमान समय में केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं यूटी, ये यूनियन टेरिटरी जो मतलब सीधे जिनका सीधे जो प्रशासन होता है वो केंद्र के पास होता है, यानी
वहाँ का जो एक मतलब डायरेक्ट नियंत्रित, उसको केंद्र नियंत्रित करती है। तो वैसे ही उस टाइम जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे उन्हें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में रखा गया, और ये क्षेत्र जो थे उनमें दिल्ली, कुर्ग, कर्नाटक और बलूचिस्तान और अजमेर, ये 4 क्षेत्र थे। कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र और दिल्ली, बलूचिस्तान और अजमेर, ये चारों क्षेत्र उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के क्या कार्य थे? तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। एक बार संविधान सभा के हम कार्यों को देख सकते हैं। तो संविधान सभा के 2 कार्य थे। पहला तो संविधान का निर्माण करना था, और दूसरा जो इसका कार्य था वह संसद के रूप में था। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था उसमें एक बात है, देखिए जो हमारा देश था, मतलब अंग्रेज तो मान लीजिए 1948 में ही, मतलब 47 में भारत ही छोड़कर चले गए, और 1947 से 1950 तक, मतलब 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक जो यहाँ की शासन व्यवस्था थी उसको संचालित करने के लिए प्रावधान करके गया कि जो उसका प्रावधान जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया गया कि जो भारत की शासन व्यवस्था है, जब तक कि भारत का संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक उसकी जो शासन व्यवस्था है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संचालित की जाएगी। और जो एक संविधान सभा का उद्देश्य क्या था? तो संविधान सभा का उद्देश्य था कि एक ऐसा संविधान करना था, मतलब एक ऐसा संविधान तैयार करना था जो कि देश के प्रशासन व्यवस्था को इस विधिवत रूप से चलाए कि चिरकाल तक भारत में किसी प्रकार की अराजक व्यवस्था उत्पन्न न हो जाए। और मैंने इस वीडियो में बताया कि संविधान सभा के कार्य क्या थे। तो पहला संविधान निर्माण था। जब संविधान निर्माण की कार्य करती थी तो जो इसके अध्यक्ष होते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे, और जब ये संसद के रूप में कार्य करती थी तो जो इसके अध्यक्ष थे वे जीवी मावलंकर थे। और आपने क्वेश्चन देखा होगा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, मतलब अध्यक्ष का जब मतलब पूछा जाता है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो उसका आंसर होता है जीवी मावलंकर थे, जिन्हें लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कहा जाए, मतलब माना गया था। क्योंकि जब पहली संसद का गठन हुआ था, मतलब 1947 से लेकर 1950 तक, तो यही इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रत्येक 5 प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो मैंने अभी बताया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना गया था। तो प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख संप्रदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था, जिनमें मुस्लिम, सिख एवं साधारण थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, जो संविधान सभा के सदस्य थे वे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। और भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। यानी जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे उनका जो चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का मतलब है जो इसे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसे इसका पुराना नाम संयुक्त प्रांत है। परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है वो संयुक्त प्रांत है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इसका सही आंसर है 208 प्रतिनिधि आए थे। तो जुलाई 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन किया गया, जिसमें 296 सीटें थी, उनपे निर्वाचन हुआ। और ये निर्वाचन हुआ था ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा हुआ था। देखिए जो संविधान सभा थी उसमें एक मतलब दोनों तरह से सदस्य आए थे। एक थे मनोनयन द्वारा, और दूसरे वे थे जिनका चुनाव हुआ था। तो जब जो 93 सदस्य थे इसके, उनका मनोनयन के आधार पर चुने गए, और जो 296 सदस्य थे उनका चुनाव हुआ था अप्रत्यक्ष रूप से। यानी जो इनका जो चुनाव हुआ था इसमें जनता ने भाग नहीं लिया था, बल्कि जो विभिन्न प्रांत थे उनकी विधानसभाओं द्वारा इसका चुनाव किया गया था। जब ये चुनाव हुआ तो इसमें 208 सीटें कांग्रेस ने जीता, और मुस्लिम लीग ने इसमें 73 सीटें जीती। और जो अन्य 15 सीटें अन्य दलों के, मतलब कह सकते हैं जिसे वर्तमान में जो स्वतंत्र निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होते हैं, वैसे लोगों ने 15 सीटें जीती थी। तो इस
मतलब इसी विधान सभा में मतलब इसी से जब चुनाव हुआ तो इसी टाइम मुस्लिम लीग मतलब जो मुस्लिम लीग था मतलब मोहम्मद जिन्ना, उनको ये एहसास हो गया कि मतलब हमारी स्थिति इसमें बहुत खराब है, क्योंकि कांग्रेस इसमें 208 सीटें जीतती है। तो जो जिन्ना थे ये भारत के प्रधानमंत्री बनना यानी वजीर आजम बनना चाहते थे, लेकिन जब चुनाव हुआ तो इनके सीटें 73 आई, तो इनको एक एहसास हो गया कि संविधान मतलब हम भारत के प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते, इसीलिए इन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। और उसके बाद अलग पाकिस्तान का मांग का मतलब फिर से स्टार्ट कर दिया, मुझे अलग पाकिस्तान फिर से चाहिए, क्योंकि बीच में लोग शांत हो गए थे, लेकिन फिर बीच में जब चुनाव हुआ तो जिनकी जो निर्बल स्थिति आई, उसी के परिणाम स्वरूप इन्होंने फिर से अलग संविधान सभा की मांग करना स्टार्ट कर दिया और संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। और जैसे बहिष्कार करने के बाद 16 अगस्त 1946 को जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, अर्थात जो भारत में इन्होंने विरोध किया और व्यापक दंगे हुए, जिसके कारण इनके जो पाकिस्तान की मांग थी उसको मानना पड़ा, जो पाकिस्तान की अलग मांग कर रहे थे उसको मानना पड़ा। और एक बात और करें कि संविधान सभा में 33 अनुसूचित जनजाति सदस्य थे और इसमें जो महिलाओं की संख्या थी वह 15 थी। कोई मतलब परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो वो 15 थी। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 में। तो जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 की हो गई थी, जिसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इस बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिनमें 9 महिलाएं थी। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और जो अन्य जो 93 देशी रियासत थी वो भी इस संविधान सभा में नहीं आए। मतलब उन्होंने भी इसका मतलब एक तरह से वो कंफ्यूजन में थे कि हम स्वतंत्र हो या अलग देश के रूप में मतलब अपना अलग देश बनाए या भारत में मिले, तो इसीलिए इन लोगों ने भी संविधान सभा का बहिष्कार किया। और बाद में देशी रियासतें तो कुछ बाद में चली आई, लेकिन मुस्लिम लीग के जो 13 सदस्य थे इन्होंने कभी भी संविधान सभा को ज्वाइन नहीं किया। और एक क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा में कभी भी भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने संविधान में कोई भी अपना प्रतिनिधि नहीं भेजा था। और एक बात और, यहाँ पर जो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, ऐसा जो प्रावधान है ये फ्रांस में देखने को मिलता है, जो कि जो सीनियर होते हैं वहां पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको जो वहाँ की हाउसेस होती है उसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो ये जो प्रावधान है भी मतलब फ्रांस में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नहीं दोस्तों, थोड़ा पर संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो मैंने भी पिछले क्वेश्चन में इसको बताया। तो जो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे वह डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अब यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक थी वो 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका जो सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया कि हमारा संविधान कैसा होगा, सरकार की प्रकृति क्या होगी और सरकार किन किन उद्देश्यों को लेकर कार्य करेगी। तो देखिए, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अर्थात संविधान की जो तीसरी बैठक हुई, पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, दूसरी बैठक 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई, जिसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और उसमें बताया कि हम आने वाले समय में किस मार्ग पर चलने वाले हैं, अर्थात हम संविधान कैसा बनाएंगे और जो हमारे संविधान होगा उसकी प्रकृति क्या होगी, लोकतांत्रिक होगा कि अधिनायक, मतलब जैसे लोकतंत्र को अपनाया गया है तो जिसकी प्रकृति के बारे में बताया गया वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया। देखिए, इस प्रस्ताव को मतलब पेश तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया, लेकिन इसको पास 22 जनवरी 1947 को किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसके बीच के समय में जो था इस पर थोड़ा चर्चा भी हुआ और जो संविधान सभा के सदस्य थे वह मुस्लिम लीग को संविधान सभा में मिलाना चाहते थे। वे चाहते थे कि मुस्लिम लीग भी संविधान सभा का अंग बन जाए, लेकिन मुस्लिम लीग उसी का इंतजार हो रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग इस संविधान सभा में आई नहीं, जिसके बाद इसे 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। और इसी
उद्देश्य प्रस्ताव को भारतीय संविधान का प्रथम अध्याय अर्थात प्रस्तावना के रूप में वर्तमान समय में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियों की नियुक्ति की थी? तो इसका सही आंसर है 13 समितियों की नियुक्ति की। संविधान सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए विभिन्न समितियों की नियुक्ति की थी और इन समितियों का जो कार्य था अलग अलग था। आइए हम कुछ समितियों को देख लेते हैं जिनसे परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली थी संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति का कार्य था जो संविधान सभा के कार्य थे उसको संचालित करती थी। और अगली समिति है प्रांतीय संविधान समिति, जिसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वह 25 थी। अगली जो समिति है संघ समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसके जो सदस्यों की संख्या थी वे 15 थी। इसके अलावा और सबसे प्रमुख जो समिति है संविधान सभा में वे है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का जो संविधान का प्रारूप था उसको तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था और इसमें जो प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या थी वह 7 थी। अगला है इसमें मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के लिए समिति, तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी वे 54 थी। अगली समिति है तदर्थ झंडा समिति, तो इस समिति का अध्यक्ष जो था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था और अगली है झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। और यहाँ पर याद रखिएगा अगर पूछे झंडा समिति तो जेबी कृपलानी, यदि तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है संविधान निर्माण में कुल कितने बैठकें हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है 12। तो संविधान निर्माण में कुल 12 बैठक हुई थी, जिसमें से 11वीं बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई थी और इसी बैठक में संविधान को अंगीकृत किया गया था। 12वीं बैठक जो थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है वी.एन. राव। संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वे वी.एन. राव थे। मतलब संविधान सभा में एक सलाहकारी समिति थी जो संविधान के निर्माण में सलाह दे रही थी। इसके अध्यक्ष डॉक्टर वी.एन. राव, जिनका पूरा नाम डॉक्टर वेनेगल नरसिम्हा राव था, उनको बनाया गया था। और एक क्वेश्चन और कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि भारत का जो प्रथम प्रारूप था उसको किसने तैयार किया? तो इसका जो आंसर है वो भी वी.एन. राव थे। भारतीय संविधान का जो सबसे पहले प्रारूप वी.एन. राव के द्वारा ही तैयार किया गया था, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 सूचियां थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने अभी बताया था आपको, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भीमराव अम्बेडकर थे। तो वी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए जो संविधान के प्रारूप था उस पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति की जो सदस्यों की संख्या थी वह 7 थी और इसके जो सदस्य थे वे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि इस समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरे थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, चौथा सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, पांचवें जो सदस्य कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी थे, जिन्हें के एम मुंशी के नाम से जाना जाता है। अगला सदस्य ए.एन. माधव राव, ये बी.एल. मित्तल के स्थान पर आए थे और डी.पी. खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्ण रामचारी को सदस्य बनाया गया। ये 7 सदस्य जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों गोपाल अयंगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी संविधान सभा मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष मतलब सदस्य थे और डी.वी.आर. अम्बेडकर ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे।
सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वह 299 है। तो भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, प्रारंभ में 389 थी, जिनमें से प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की जो सदस्यों की संख्या वो 70 थी। हुआ यूं कि जब मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया तो उसके सदस्यों की जो संख्या थी वो घट गई और उसकी जो सदस्यों की जगह जो प्रारंभ में 389 थी वो घटकर 299 हो गई। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। इनके योगदान को देखते हुए, क्योंकि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था और इन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इसीलिए इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित या अंगीकार किया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। उस समय इसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संविधान में 25 भाग 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो दोस्तों इसके जो क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मूल रूप में संविधान में कितनी अनुच्छेद और कितने भाग कितनी अनुसूचियां हैं, तो उसका जो आंसर है 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। और वर्तमान में देखा जाए तो उन्हीं मूल प्रावधानों में कुछ अन्य अलग से प्रावधान जोड़े गए जिसे एबीसी करके, तो वर्तमान में इनकी जो संख्या बढ़ गई है और 25 भाग 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। इसके साथ ही साथ 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।